तो हमने हाल ही में देखा कि पिछले दिन करीबन 8 बजे सरकार ने एक ऐसा आदेश जारी किया है जिसके वजह से 59 वेबसाइटों को बैन किया गया है, इन पे प्रतिबंध लग गया है और इसके बारे में हम आज बात करेंगे। इस वीडियो के ज़रिए से मैं सबसे पहले आपको ये बताऊंगा कि ये बैन कैसे लगा, क्यों लगा और फिर ये इसके कानूनी पेच क्या क्या है। तो सबसे पहले 8 बजे एक घोषणा की गई प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के ज़रिए से, जिसके अंदर एक मीडिया रिलीज गई कि भारत के को खतरा है करीबन 59 वेबसाइटों से और वेब सर्विसेज से, और इनका जो उपयोग भी कर रहे हैं लोग उनको भी खतरा है इनसे। तो उनकी प्राइवेसी पे खतरा है और ये भी बोला गया कि काफ़ी कंप्लेंटें आ रही हैं भारत सरकार को। ये डेटा जो लोग दे रहे हैं उसके अंदर चोरी करके दूसरे देशों को ले जाया जा रहा है। पर अगर 59 वेबसाइटें देखें, ज़्यादातर चीन की वेबसाइटें हैं और ये चीन से सर्विसेज आती है, तो इन्हें चाइनीज़ ऐप्स बोला जा रहा है। पर आज के दिन पे हम ये भी जानते हैं कि टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट ऐसे होती है कि कोई चीनी ऐप नहीं होती, कोई अमेरिकन ऐप नहीं होती, कोई इंडियन ऐप नहीं होती बहुत तरीके से। पर फिर भी अगर देखेंगे प्रेस घोषणा जो सरकार ने बनाई है उसके अंदर उन्होंने कहीं स्पष्ट तरीके से ये नहीं बोला है कि ये चीनी ऐपें हैं। और पर ये अगर आप देखें लिस्ट, जैसे टिकटॉक है, उसके अंदर कैम स्कैनर है, यूसी ब्राउज़र है, ये ज़्यादातर चीन से ही आई हैं। तो इसके वजह से लोग कह रहे हैं दिस इज़ अ चाइनीज़ ऐप बैन, पहली चीज़। दूसरी चीज़ इसके अंदर ये हमें समझनी चाहिए कि इसके अंदर कोई भी कानूनी ऑर्डर जो होता है विच इज़ अ लीगल ऑर्डर, जो सेक्शन 69A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंडर देना होता है, वो अभी तक पब्लिश नहीं किया गया है। और जहाँ तक रिपोर्टें आ रही हैं, ये एक इमरजेंसी पावर, एक प्रक्रिया है, ब्लॉकिंग रूल्स जो सेक्शन 69A के अंडर बना हुआ है उसके थ्रू हुई है। तो इस प्रक्रिया के अंदर जो ये ऐप के ओनर्स हैं उनको एक नोटिस दिया जाएगा और उनको एक सुनवाई दी जाएगी जिसके अंदर वो सरकार के आगे आ पाए और अपना पक्ष रख पाए। पर इसमें हमें ये भी चिंता की बहुत बड़ी बात है कि ये जो जन आदेश जिसके वजह से ये सारी ऐपों को बंद किया है, अगर आप प्ले स्टोर जाएं तो आप डाउनलोड नहीं कर सकते टिकटॉक, और धीरे धीरे आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर भी जो आपको इंटरनेट की कनेक्टिविटी देता है जिसके वजह से टिकटॉक चलता है, वो भी उससे भी आपकी कम्युनिकेशन लिंक टूट जाएगा, तो ये यूज़लेस हो जाएगी, ये किसी तरीके से आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो ये जो सारी डिटर्मिनेशंस हैं वो टिकटॉक के लिए नहीं करी गई हैं, वो यूसी ब्राउज़र के लिए नहीं करी गई हैं, वो कैम स्कैनर के लिए नहीं करी गई हैं, जो सारी ऐप उसके अंदर है ये सबको एक साथ डिटर्मिनेशन करी हुई है। तो ये स्पेसिफिक डिटर्मिनेशन जो रिक्वायर होती है अंडर सेक्शन 69A या अंडर द ब्लॉकिंग रूल्स, वो नहीं करी गई है। तभी काफ़ी प्रश्न उठ रहे हैं कि अगर ये सारी कारण भी जो बोल रहे हैं जिनमें हमारा डेटा का चोरी किया जा रहा है और या नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट है, अगर वो सारी चीज़ें भी सही हैं, और मेरे को तो लगता है कि प्राइवेसी का तो खतरा है ही, पर ये क्या एक कानूनी ढांचे में करी जा रही हैं, एक पॉलिसी के हिसाब से करी जा रही हैं, तो इस पे काफ़ी बड़े प्रश्न उठ रहे हैं। क्योंकि अगर देखा जाए ये जो 3 ऐप मैंने अभी बताई आपको, जैसे टिकटॉक है, यूसी ब्राउज़र है और कैम स्कैनर है। टिकटॉक पे लोग वीडियो बनाते हैं, यूसी ब्राउज़र ज़्यादातर मध्य और पिछड़े हुए वर्ग यूज़ करते हैं जिनके पास सस्ते स्मार्टफोन होते हैं, जिसके वजह से यूसी ब्राउज़र से वो दूसरी वेबसाइटों को एक्सेस कर पाते हैं। और कैम स्कैनर से लोग फ़ोटो खींच के एक PDF डॉक्यूमेंट बना के ज़्यादातर काम के लिए एक दूसरे को देते हैं। तो ये तीनों ऐप की फंक्शनैलिटी बहुत अलग है, ये तीनों ऐप बहुत अलग अलग तरीके का यूज़र डेटा इकट्ठा करती हैं, कंपनियां अलग हैं, तो कारण भी अलग होने चाहिए। पर ये सारे कारण एक पोटली में बांध के सरकार ने एक ऐसी घोषणा कर दी है जिसके वजह से हम सबको लग रहा है कि ये एक ऐसा एक्ट ऑफ सेंसरशिप है जिससे इतने लोगों पे प्रभाव पड़ा है, कभी पहले नहीं पड़ा। तो कानूनी प्रक्रिया के नज़रिए से अगर हम देखें ऐसे, इसमें काफ़ी खामियां हैं और ये बहुत बड़े प्रश्न उठाती है कि भारत सरकार ने ऐसा सख्त कदम
क्यों लिया है, जबकि उसने इस प्रेस रिलीज में ये भी नहीं लिखा है कि उसने ये कदम चाइनीज़ ऐप्स को रोकने के लिए करा है। इसके लिए अगर देखा जाए, अगर डेटा की चोरी हो भी रही है और अगर हम उसको मान भी लें, तो उसके लिए एक कानूनी प्रक्रिया स्थापित होनी चाहिए, जिसमें एक डेटा प्रोटेक्शन लॉ, जो अभी हमारे संसद की एक पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने ये प्रस्ताव पेंडिंग है, उसको ये प्रायोरिटी से ले जाना चाहिए, जैसे ऐसी चीज़ें ना हो। और इसमें मैं एक फाइनल चीज़ भी बोलना चाहूँगा, बैन और ब्लॉक करना कोई भी चीज़ से अपनी आँख हटाना होता है, उससे वो बुरी बात ख़त्म नहीं हो जाती, क्योंकि एक ऐप की जगह आप देखें दूसरी ऐप आ जाएगी और वही काम करेगी। इसको अगर हम माने कि आज की डेट पे डेटा चोरी हो रहा है और सही तरीके से कंपनियां इसका इस्तेमाल नहीं कर रही, या हमसे वो सही तरीके से परमिशन नहीं लेती, हमसे सही तरीके से कंसेंट नहीं लेती, पूछती नहीं लेने से पहले क्या क्या डेटा ले रही हैं, कि आप अगर माइक्रोफोन से रिकॉर्ड कर रही हैं, पिक्चर ले रही हैं, या आपके फ्रेंड की कॉन्टैक्ट लिस्ट या मैसेज चुरा रही हैं, अगर ये सब चीज़ों पे हमें सही तरीके से पाबंदी लगानी है, एक तरीके का नियंत्रण लाना है, तो हमें एक डेटा प्रोटेक्शन लॉ बनाना पड़ेगा। उसे ब्लॉक करना सही और जायज़ एक स्टेप नहीं होएगा, इसके अंदर दूसरे स्टेप भी ले जा सकते हैं, जैसे आप बैन की जगह आप फाइन लगा सकते हैं जब भी ऐसी कोई घटनाएं हो जो एक एविडेंस के बेसिस पे हो, जिसके अंदर एक इन्वेस्टिगेशन हो, तो लोग जाके उधर कंप्लेंट डाल पाएं। तो मैं यही बोलूँगा कि आज जो हुआ है, कल जो हुआ है, जिसके अंदर ये सारी ऐपों को बैन किया गया है, वो एक बहुत बड़ा एक्ट ऑफ वेब सेंसरशिप है। ये आज के पहले इस तरीके से और इतनी स्केल पे, जिसमें इतने सारे भारतीयों पे प्रभाव पड़े, आज तक कभी नहीं किया गया है। और आगे देखेंगे कि सरकार इसमें और क्या स्टेप लेती है, पर मेरा उनसे यही आग्रह होएगा कि वो जो भी स्टेप लें वो सही तरीके से पब्लिक को कॉन्फिडेंस में लेकर लें, सही तरीके से सारी चीज़ें पब्लिश करें, ट्रांसपेरेंसी रखें, और ये जो प्रेस स्टेटमेंट बना रहे हैं उसके साथ अपने सारे कानूनी ऑर्डर जो हैं वो भी अवेलेबल रखें, क्योंकि इससे कंपनियों पे तो प्रभाव पड़ता ही है, आप पे और मुझ पे भी प्रभाव पड़ता है, जो ये काफ़ी सारी ऐप यूज़ करते हैं। तो हमें अपने आप को सुरक्षित भी रखना है, सही तरीके की ऐप यूज़ कर पाएँ, और ये भी हमें सारी फंक्शनैलिटी और इनोवेशन और जो जो हम काम कर रहे हैं, हमें उसकी भी पूरी तरीके से फ़ायदे उठा पाएँ हम।